है एक बंदा भी लोड नहीं करता। नहीं 40 के जमाने में था। मैंने इतनी बार बोला है कोई एक बंदा रिकॉर्ड कर लिया करे, लेकिन आप लोग कुछ अजीब से लोग हैं। उनको काउंट कर दिए पहले वाले भी थे। नहीं उस पिछले उसको भी काउंट किया। आए सर जल्दी से टेक्सरा जो का सवाल दिया था। Statement of financial position SOFP of Texla Limited as on 30th June 2020 is as follows। आपको इन्होंने PPE दिया हुआ है, 2019 का भी दिया हुआ है, 20 का भी दिया हुआ है, यानी 20 करंट ईयर है। 19 का बनेगा क्या बनेगा 19 का? इन शॉर्ट हर वो चीज जिसका कंपैरेटिव पिछला साल भी है इस साल भी है उसका हर सूरत आप लेजर बनाएंगे। जैसे PPE ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन। ब्रॉड डाउन कितना PPE का 1200 और कैरेट डाउन कितना है 1690। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दी हुई है, इसका भी ब्रॉड डाउन और कैरेट डाउन है, इसका भी टी बना लेंगे अब एग्जाम में। हर वो चीज जिसका ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन बनेगा आपने उसका टी बनाना है। कितना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पिछले साल 120, इस साल कितनी है 290। इन्वेंट्रीज का हम टी कभी नहीं बनाएंगे, ट्रेड रिसीवर्स का हम कभी नहीं बनाएंगे, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवर्स का हम नहीं बनाएंगे। यानी जो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज जो कल प्रोफार्मा में वर्किंग कैपिटल में आ रही थी उसका आपने टी नहीं बना। कौन सा? इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, प्री पेमेंट्स एंड ट्रेड पेबल्स या क्रेडिटर्स। इन चार चीजों का फिलहाल आपने टी नहीं बनाना। आगे कहता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये बाद में देखते हैं। और कैश एंड बैंक बैलेंस मैंने फिलहाल आपको करवाया था, 2-3 लाइनें रह गई हैं तब फिलहाल इसको भी छोड़ दें। कैश एंड बैंक। शेयर कैपिटल का भी ब्रॉड डाउन भी है कैरेट डाउन भी। कितना है ब्रॉड डाउन शेयर कैपिटल का और कैरेट डाउन। उसके बाद शेयर प्रीमियम, इसका भी आपको कैरेट डाउन दिया हुआ है और ब्रॉड डाउन कितना शेयर प्रीमियम का 150 और कैरेट डाउन। रिटेन अर्निंग RE रिटेन अर्निंग का भी टी बनाएंगे। ब्रॉड डाउन भी दिया हुआ है आपको, हर वो चीज जिसका कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन दिया हुआ आप लिख रहे हो। और 260 रीवैल्यूएशन सरप्लस ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन 200 और 215। उसके बाद आपको दिया है लॉन्ग टर्म लोन, इसका भी टी बनाएंगे। ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन गिवन है। 445 और 367। उसके बाद ट्रेड एंड अदर पेबल्स का मैंने आपको बताया था, क्रेडिटर्स का नहीं बन सकता टी। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, जो करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन है तो ये लॉन्ग टर्म का ही हिस्सा, तो इसको भी क्या करेंगे आप लॉन्ग टर्म में ऐड कर देंगे। एसओपी बनाते हुए आप लॉन्ग टर्म से जो विद इन 12 मंथ्स आप पेमेंट करते हैं वो लोन हटा देते हैं, लेकिन है तो वो लॉन्ग टर्म का हिस्सा। तो आप जब एग्जाम में होगा लॉन्ग टर्म अलग से दिया होगा और लिखा होगा जी शॉर्ट टर्म ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, यानी इसका पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, तो आपने हमेशा क्या करना है लॉन्ग टर्म लोन में इसको ऐड करना है। कितना है पिछले साल का पोर्शन लॉन्ग टर्म का 60 और इस साल का 78। अपने पास से लाइन लिखें, इसे भूल जाएंगे।
द करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, और इसको हाईलाइट कर दीजिए, पॉइंट्स याद रखें। द करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इन SOFP, the current portion of long term loan in SOFP should be added to the long term loan ledger, long term loan ledger. एडिशनल इंफॉर्मेशन, आप सब की टाइमिंग 8 बजे है, आप सब यहाँ पर 8:10 तक मौजूद होने चाहिए। 8:17 पे आप लोग हिल के आराम से लाइन से ऐसे आ रहे हैं, जैसे कि 8:20 क्लास स्टार्ट होनी है, आप आएंगे, चले 8:30 तक टीचर आ जाएगा, 10 मिनट, फिर आप आराम से क्लास स्टार्ट करेंगे। बराए मेहरबानी पहले से आ जाया करें, आप पहले से आ जाएंगे, आपकी शान में गुस्ताखी नहीं हो जाएगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 1 देखें। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमने लेजर्स बना लिए। इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 240 मिलियन वाज एक्वायर्ड बाय इशूइंग 2 मिलियन शेयर्स। लेकिन अपनी आसानी के लिए एक चीज याद रखें, इन लेजर्स को ना वर्किंग का नाम दे दिया करें। वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, वर्किंग 4, वर्किंग 5, वर्किंग 6, वर्किंग 7 और वर्किंग 8। क्या कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 1 में? इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 240, एक इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट है जिसकी फेयर वैल्यू 240 है। आपने वो एक्वायर कैश दे के नहीं किया, खरीदा कैश दे के नहीं है, 2 मिलियन शेयर्स इशू करके दिया है। कोई आपसे कहे कि आपके पास इक्विपमेंट जो है आप खरीदने जा रहे हैं लेकिन आपके पास कैश नहीं है, तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, कैश नहीं है, तो सामने वाला बंदा कहेगा अपनी कंपनी के शेयर्स मुझे दे दो और बदले में मैं आपको क्या दे दूंगा, इक्विपमेंट दे दूंगा। तो डबल एंट्री क्या होगी? पॉइंट नंबर 1, आपके पास इक्विपमेंट आ गया, इक्विपमेंट या PPE डेबिट 240 फेयर वैल्यू से शेयर कैपिटल क्रेडिट। जरा देखिए पार वैल्यू कितनी है, लिखी होगी शेयर कैपिटल, पीछे SOP में 100 ईच है। तो अब बताएं कितने मिलियन आपने शेयर्स इशू किए और एक की पार वैल्यू कितनी है, तो कितना आ जाएगी? 40 कहाँ जाएगा? शेयर प्रीमियम क्रेडिट 40। 2 मिलियन शेयर्स इशू किए, एक की पार वैल्यू है 100। शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से आता है, ये 200 आ गया और बाकी 40 कहाँ चला जाएगा? शेयर प्रीमियम। तो हम कर सकते हैं शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को। शेयर कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, ऐसा ही है। इक्विपमेंट का रेफरेंस दे दें 200 और शेयर प्रीमियम भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इक्विपमेंट का रेफरेंस देके लिखें 40। वर्किंग करने के साथ साथ लेजर से बनाते जाएं। हाँ वो भी लिखेंगे, एक और पॉइंट और उसके साथ लिखते हैं कि चल लिख लें। PPE क्या हो रहा है? डेबिट। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल का या शेयर प्रीमियम का रेफरेंस दे दे 240 या पॉइंट नंबर 1 लिखें। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? एज अ रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन कैरिड आउट ऑन 30 जून 2020, साल के आखिरी दिन आपने रिवैल्यूएशन किया और PPE की वैल्यू इंक्रीज हो गई है 80 मिलियन से, यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस आया, out of which 35 million was credited to profit and loss। शायद इस रिवैल्यूएशन से पहले कोई प्रॉफिट एंड लॉस फिगर पड़ी होगी, तो जब रिवैल्यूएशन सरप्लस इस साल आएगा तो सबसे पहले आप किसे खत्म करेंगे? लॉस को, और बाकी किधर जाएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। तो पॉइंट नंबर 2 में आप कहेंगे यार आप क्या सीन चल रहा है, आई जा रहे हैं 8:21 हो गए हैं। सबसे पहले बताएं रिवैल्यूएशन से PPE की वैल्यू बढ़ जाती है। PPE डेबिट कितने से? पूरी अमाउंट 80। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट लिखा भी हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस कम हो गया, लॉस कम होना, क्रेडिट कितने से? 35। और बाकी किधर जाएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना? 45।
तो रीवैल्यूएशन सरप्लस अपडेट करेंगे हम लेजर में। रीवैल्यूएशन सरप्लस के क्रेडिट साइड पर आएगा और रेफरेंस देंगे पीपी, और उसके बाद पीपीई के डेबिट साइड पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस। डबल एंट्रीज लिखते जाएंगे और साथ साथ लेजर्स को अपडेट करते जाएंगे। जी आए ना सर, आप जल्दी आ गए हैं, सब बहुत जल्दी आए हैं। आप ही किस 20 तक आ जाते, क्या आपको भी की होती कि आप 2 मिनट लेट हो गए। पॉइंट नंबर 3, ड्यूरिंग द ईयर fully depreciated item of PPE costing 36 million were sold for 8 million, out of which 3 million is still outstanding. Fully depreciated मैंने कल भी आपको बताया था। fully depreciated means एसेट, ऐसा एसेट जिसकी कैरी वैल्यू क्या रह गई है, 0 रह गई है। क्या आपको कैश मिला? yes. कैश डेबिट कितना मिला आपको? 3 आउटस्टैंडिंग। आपने बेचा 8 का है, जिसमें से 3 अभी भी रहते हैं, तो कैश कितना मिला आपको? 5, और बाकी किधर जाएगा? अदर रिसीवेबल में, यानी बकाया 3 आपको अभी मिलने हैं। बेचा आपने कितने का? टोटल 8 का, जिसमें से 5 कैश मिल गया और 3 अभी बाकी रिसीवेबल होने हैं। जब भी कोई एसेट बिकता है तो पीपीई क्रेडिट करते हैं आप, लेकिन यहाँ पर क्या होगी कैरिंग वैल्यू? 0। ऐसा ही है। तो बकाया देखिए अभी भी डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो इधर चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना? 8। भाई 0 की चीज 8 पे बेच दिया फुली डेप्रिशिएटेड, तो 8 का गेन आएगा। आपने फुली डेप्रिशिएटेड एसेट बेचा, यानी फुली डेप्रिशिएटेड मींस जिसकी कैरिंग वैल्यू 0 थी। क्रेडिट कैश मिला 5 का, अदर रिसीवेबल 3, 8 का बेचा था, 5 मिल गए कैश, बाकी 3 अभी तक नहीं मिले, और जो बाकी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी वो आपके पास बन जाएगी गेन ऑन डिस्पोजल। इसमें गिवन ही नहीं है, इसमें तो कुछ है ही नहीं इन्फॉर्मेशन। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्टिंग 36 है। हां नहीं है, पर कॉस्ट एक्यूमुलेट तो चाहिए आपको। जब आप कॉस्ट यहाँ पे क्रेडिट करोगे तो फिर एक्यूमुलेट तो डेबिट करना पड़ेगा, तो एक्यूमुलेट डेबिट ही होगा, फिर तो कुछ और ही आएगी फिगर। जब कॉस्ट के साथ उन्होंने एक्यूमुलेट दी होती, और उन्होंने एक्यूमुलेट फिर कैसे दी होती? फुली डेप्रिशिएटेड है, फिर एक्यूमुलेट में क्या होती? जो कॉस्ट है 36, तो 36 में से गए 36 0 रह जाता है। कॉस्ट अब तब दिखते हैं जब एक्यूमुलेट होती है, जब एक्यूमुलेट ना हो फिर आप कैरिंग वैल्यू करते हैं फुली डेप्रिशिएटेड। पॉइंट नंबर 4, डेप्रिसिएशन ऑन पीपीई फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू 290 मिलियन। ये हमने पीपी का लेजर बनाया है, ऐसा ही है। पूरे सवाल में कहीं पर भी एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन की फिगर नहीं है, तो ये क्या अज्यूम करेंगे हम? क्या है? कैरिंग वैल्यू है। डेप्रिसिएशन से कैरिंग वैल्यू से लेस होती है, कितनी है डेप्रिसिएशन? 290। ये पॉइंट नंबर 4 था कि डेप्रिसिएशन को पीपीई के लेजर से माइनस कर दो। Point number 5, an investment property was acquired for 180 million. TL applies cost model for subsequent measurement of its investment property. क्या कह रही है? आपने एडिशन किया, एडिशन नया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बढ़ गई। एडिशन कितने से? ऐसा ही है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब कॉस्ट मॉडल पे होती है तो आप डेप्रिसिएशन भी लेते हैं, वो फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज आएगी?
अब कहीं पर पूरे सवाल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डेप्रिसिएशन का कोई रेट नहीं गिवन, तो ये बकाया फिगर क्या बन जाएगी? बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन निकल आएगी। ब्रॉड डाउन भी गिवन है, कैरी डाउन भी गिवन है, एडिशन भी आ गया, ये साइड कम है कितने से? 10, तो ये डेप्रिसिएशन। यानी लेजर में आपको कुछ चीजें दी होंगी, एक चीज आपने मालूम करनी होगी। जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में उसने बोल दिया कॉस्ट मॉडल, तो आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल में डेप्रिसिएशन होती है, लेकिन पूरे सवाल में कहीं पर भी ना यूजफुल लाइफ दी हुई है ना डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है। तो फिर आप क्या करेंगे? मजबूरी में जो साइड कम होगी, यानी क्रेडिट साइड कम है, तो हमेशा डेप्रिसिएशन की साइड पर आती है क्रेडिट साइड पर, तो आपने निकाल दी